करंट के केस में ये इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड. करंट के केस में इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड द रीज़न इज़, लेट अस डिस्कस द रीज़न. सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि फॉर्मूला होगा क्या. फॉर्मूला जो है ना, मिसाल के तौर पे आप अज्यूम करें कि हम एक R3 यहाँ पे ऐड कर देते हैं. ठीक है, you have an R3 here and therefore you have a current I3 flowing through the resistor R3. ठीक है, तो जो Vs का फॉर्मूला है ना, that actually changes. Why does it change? क्योंकि Is has to multiply with the parallel combination of all the three resistances. ठीक है, तो Vs, अब नया जो Vs बनेगा, it's going to be Is into R parallel, मतलब the parallel combination of R1, R2 and R3. वो क्या हो जाएगा? Is R1, R2, R3. और ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो भी इतना इजी, यानी ऐसा नहीं है सिर्फ R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं होगा, बल्कि वो होगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1. थोड़ा सा इसके अंदर आपने ख्याल रखना होता है. ठीक है, एंड बिकॉज Vs हैज सो ड्रेस्टिकली चेंज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ए सिंगल of one more resistor, ठीक है, the third resistor, and because Vs has changed so drastically, therefore I2 and I1 are also expected to change. For instance, अगर I1 की बात करें तो I1 का फॉर्मूला जो है वो है Vs upon R1. तो इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम उसको, यानी इस Vs की इस वैल्यू को अगर हम प्लग इन करें Vs upon R1 में, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से R1 खत्म हो जाएगा. तो बेसिकली यू आर गोइंग टू एंड अप विद Is R2 R3, बट डिनोमिनेटर आपका लंबा चौड़ा ही रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 R3 R1. दिस इज 2. ठीक है, तो क्लियरली हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है. अच्छा, अब थोड़ी सी एक एक्सरसाइज मैं आपके साथ करना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू अराइव एट दिस फॉर्मूला, दिस वन, इन ए स्लाइटली डिफरेंट मैनर. एंड इनफैक्ट इसको अगर मैं रीराइट करना चाहूँ, आई कैन डू सो लाइक दिस, R2 in parallel with R3 divided by R1 plus R2 in parallel with R3. ठीक है, तो what I will do is leave for you as an exercise to prove that this formula of I1, this one, is the same as this formula for I1. ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, this is a straightforward extension of what we have done, right? Because we have found out the value, we have evaluated the expression for Vs accordingly in order to take into account an additional resistor R3. उसके बाद we arrived at this formula here. ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है, how is it equivalent to this one, ये बड़ा इजीली प्रूव किया जा सकता है. R2 पैरेलल R3 का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ पे प्लग इन करें, सिंपली जो है वो कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होंगी, वो करें, अल्टीमेटली यू विल अराइव एट दिस फॉर्मूला हियर. एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट जो है, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इज दैट कि इस फॉर्मूला को, ये जो ये वाला है, इसको आई वुड लाइक फॉर समबडी फ्रॉम द क्लास टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला intuitively in light of the original formulas that we have discussed. So can anybody explain कि ये जो formula है I1 का, अगर एक third resistance add कर दी जाए, तो how do we arrive at this expression without doing any calculations or derivations, just by looking at this original expression? हाँ जी, anybody from the class? क्यों किया है? Rather let me rephrase my question. आप वैसे ज़ाहिर है आपकी बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला था जिसके अंदर हम सिर्फ R1 और R2 को कंसिडर कर रहे थे, R3 था ही नहीं, इसके साथ अगर हम R3 को मजीद पैरेलल में लगाएं, तो इस ओरिजिनल फॉर्मूला से ये कैसे आप अखज़ कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी डिटेल्ड डेरिवेशन. जैसे यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिटेल्ड डेरिवेशन की है ना, तो उसके बगैर किए आप इस तरह यहाँ पे कैसे इस नतीजे पे कैसे पहुँच सकते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेटिव मैनर में अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे. वैसे ठीक है, मतलब आप ठीक है, चले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं. देखें, जब हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टर्स थे R1 और R2,
और एक आयस्टीन डिवाइड होना था इन दोनों के बीच में, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिलेशन हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एक थर्ड हमने रजिस्टर लगा दिया। तो सबसे पहले तो ये नोट करें, बिल्कुल जिस तरह अभी हमारे कोलीग ने कहा कि इनवर्स रिलेशनशिप में है, तो न्यूमरेटर में सबसे पहले देखेंगे क्या आता है। न्यूमरेटर में वो रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू करंट जो हम फाइंड अभी कर रहे हैं ना I1, वो उसके जो बाकी पोर्शन है IS का, वो उसके थ्रू जो फ्लो कर रहा है, वो वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे रखना है। मतलब जिसके थ्रू हम करंट फाइंड कर रहे हैं, हमें जो दूसरा रेजिस्टर है वो ऊपर रखना है। तो अभी हम करंट फाइंड कर रहे हैं I1, तो बाकी जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो बेसिकली इन दोनों का इक्विवेलेंट है, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट है, तो उसको हमने न्यूमरेटर में रखा, ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में उसको यहाँ पे रखा और उसको ऐड किया उस रजिस्टर के साथ जिस रजिस्टर के थ्रू हम करंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली यानी इस फॉर्मूला से हमने बड़े इजीली इस फॉर्मूला के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। इट इज एन इंटुइटिव यू नो basically extension of the original formula, ठीक है। so let me just now move on to the next slide. Basically अब हम ये करते हैं कि because we don't really have a lot of time left, what I want to do is to quickly complete 2 examples with you. बड़े सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, अगर तो हमें वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर सॉरी कौन सा पॉइंट देखें। हम I1 फाइंड कर रहे हैं। जब हम I1 फाइंड करते हैं विच इज द करंट थ्रू R1, उसके लिए हम न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, दूसरा रेजिस्टर रखते हैं, मतलब R2 रखते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 आ गया, ठीक है। तो ये तो एक फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया हुआ था। अब हमने क्या करना है, R3 इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। R3 हमने यूं लगा दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम ये देखें कि I1 की वैल्यू क्या बनेगी जस्ट बाय एक्सटेंडिंग दिस फॉर्मूला विदाउट डूइंग एनी डिटेल्ड डेरिवेशंस, ठीक है। तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले तो IS एज इट इज आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे IS है। उसके बाद वो रेजिस्टर रखना है हमने न्यूमरेटर में, या वो रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी है जिसके थ्रू हम करंट फाइंड नहीं कर रहे। तो हम करंट किसके थ्रू फाइंड कर रहे हैं, R1 के थ्रू, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर्स है ना साथ, यानी इन दोनों का एक इक्विवेलेंट आएगा जो कि इसके साथ इन पैरेलल में है, ठीक है। क्योंकि इसने करंट ने डिवाइड करना है बिटवीन R1, और एक करंट होगा जो कि फिर इन दोनों में आके डिवाइड होगा। तो हम अगर इस करंट के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी बात करें तो वो बनता है R2 इन पैरेलल विद R3, ठीक है। और न्यूमरेटर में हमने क्या रखा, R1, बिकॉज ये R1 है, और जिसके थ्रू हम करंट फाइंड कर रहे हैं वो, प्लस जिस रेजिस्टर या रेजिस्टिव कॉम्बिनेशन के थ्रू हम करंट नहीं फाइंड कर रहे इस वक्त, वो चीज हमने रखनी है। तो वो हमारे केस में क्या है, R2 इन पैरेलल विद R3। और R2 इन पैरेलल विद R3 का मतलब है R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है जी। अच्छा चलें, बहरहाल वही जो ऑब्जर्वेशंस थी वोल्टेज डिवाइडर के केस में, वही करंट डिवाइडर के केस में भी हैं। करंट डिवाइड्स बिटवीन रेजिस्टेंसेस एंड अमाउंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंसेस देमसेल्व्स। इट इज द ऑपोजिट ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। तो I0 मतलब हम R2 के थ्रू करंट अगर फाइंड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में R1 आएगा। करंट गेन गिव्स द आउटपुट ओवर इनपुट रेशियो, तो R2 upon R1। वोल्टेज डिवाइडर के केस में R1 upon R2 था। And this basically the gain depends only on the ratio R2 upon R1, not on individual the exact values, सिर्फ ratio पे depend करता है। The actual resistance values would of course determine the voltage drops and hence power dissipation, ठीक है, but जो ratio है that actually determines the gain, ठीक है। Anyway, moving on. So how do we apply dividers to circuit analysis? For two resistances to form a voltage divider, मतलब दो resistance, they must be in series with each other. That is, they must carry the same current and hence share a simple node. If one or more other elements are connected to the shared node, we can no longer apply the voltage divider formula. इसका मतलब ये है कि अगर हम voltage divider यहाँ पे जाएं, ये जो दो resistors हैं ये they share a simple node. This is a simple node because only two elements are connected to it. अगर ये एक एसेंशियल नोड बनेगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट, एटलीस्ट एक और एलिमेंट होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो वाला सिनारियो है तो देन दीज टू आर नो लॉन्गर इन सीरीज, और फिर वहां पे आप बड़े इजीली वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बस इस चीज का ख्याल रखना है। अगेन स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलती करते हैं। फॉर टू रेजिस्टेंसेस टू फॉर्म ए करंट डिवाइडर, दे मस्ट बी इन पैरेलल, दैट इज दे मस्ट शेयर द सेम वोल्टेज एंड हेंस द सेम नोड पेयर। इफ द रेजिस्टेंसेस फेल टू शेयर बोथ नोड्स, then we can no longer apply the current divider formula. तो बड़ा सिंपल है,
these two have to be in parallel. अब ये जो एक नोड है, इस केस में भी एक सिंपल नोड नहीं है, लेकिन चलें एक और अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंपोनेंट, तो इट डजेंट मैटर बिकॉज यू नो दिस नोड पेयर एंड दिस नोड पेयर आर बेसिकली दिस नोड एंड दिस नोड पेयर नोड, ये जो दो नोड पेयर्स हैं ये दोनों रेजिस्टर्स के बीच में कॉमन है. तो कुछ हो जाए ये दो रेजिस्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल में हैं, ठीक है. हाँ, R2 के साथ एक और बीच में रेजिस्टर लगा दें यहाँ पे सीरीज में R3, तो फिर R2 और R3 का जो कॉम्बिनेशन है वो दैट इज इन पैरेलल विद R1, लेकिन इंडिविजुअली वी कैन नॉट से कि R2 इज इन पैरेलल विद R1, ठीक है. तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अच्छा, अब दो सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे अपनी क्लास को. अभी जो है ना आई वुड लाइक कि आप इस सारी कहानी को भूल जाएं, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे सोल्यूशन. लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस ऑन आवर ओन, ठीक है. तो फाइंड V नॉट इन द सर्किट ऑफ फिगर 2.16. बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी द सेम एज व्हाट दिस सोल्यूशन टेल्स यू, ठीक है. हमने V नॉट फाइंड करना है, ठीक है. तो क्लियरली एक वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे हम बड़े इजीली लगा सकते हैं, लेकिन V नॉट जो वोल्टेज है दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 20 ओम रेजिस्टर, ठीक है. तो अज्यूम करें यहाँ पे कोई वोल्टेज है, अज्यूम करें, क्योंकि अभी इमीडिएटली तो हम वोल्टेज डिवाइडर नहीं लगा सकते. हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई वोल्टेज है जिसको हम कह देते हैं जी V2, लेट अस कॉल इट V2, ठीक है. तो V नॉट, अच्छा V2 जो एक नोड वोल्टेज है, ऑब्वियसली इट इज विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस नोड कह देते हैं. तो अगर हम वोल्टेज डिवाइडर लगाएं, V नॉट इज क्लियरली V2 इंटू R, रादर 20 ओम कर देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, ठीक है. So this gives you 2/3 V2, ठीक है. दिस इज योर V नॉट. अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ V नॉट नहीं पता क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ V1 पहले फाइंड करनी है. So in order to find the exact value of V2, exact value of V2, again this seems to be the case of voltage division between the 30 ohm resistance and and the parallel combination of the 15 ohm resistance as well as ये जो पूरा एक कॉम्बो है ना 10 + 20, ठीक है. तो अगर इसको हम रीड्रॉ करें इस सर्किट को, तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी 18 वोल्ट्स, देन यू हैव अ 30 ओम रेजिस्टर एंड देन यू हैव सम रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि 15 ओम इन पैरेलल विद द सम ऑफ 10 and 20, क्योंकि पहले आप इनको सीरीज में कंबाइन करेंगे. वो जो सीरीज कॉम्बो होगा इट क्लियरली इज इन पैरेलल विद द 15 ओम रेजिस्टेंस. तो इन दोनों का जो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो ये है 15 ओम इन पैरेलल विद 10 + 20, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 10 ओम्स. ये कैलकुलेट करके देखा जा सकता है, और ये बेसिकली है 30 ओम. अब नाउ यू कैन फाइंड V2 बिकॉज V2 इज नाउ 18 वोल्ट्स इंटू 10 ओम्स डिवाइडेड बाय 10 + 30, ठीक है. तो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी 4.5 वोल्ट्स, ठीक है. दिस कम्स आउट टू बी 4.5 वोल्ट्स. वोल्ट्स जरूर लिखना है भाई, क्योंकि यूनिट्स आपने लाजमी मेंशन करने किसी क्वांटिटी के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ. तो अगर V2 4.5 वोल्ट्स है और ना सिर्फ यूनिट्स लिखने हैं बल्कि एक डब्बा भी बनाना है, डब्बा नहीं बनाएंगे नंबर नहीं दूंगा. उसके बाद V out जो है we have already evaluated an expression for V out in terms of V2. So basically the 2/3 of V2 is V out, which comes out to be 3 volts. ठीक है. इस प्रॉब्लम के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो. ओके, पहला स्टेप क्लियर हो गया है. दूसरा स्टेप दोबारा कर लेते हैं. देखें, इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है. सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? दिस इज योर 18 वोल्ट सोर्स, उसके बाद यू हैव अ 30 ओम रेजिस्टेंस, ठीक हो गया. फिर आपके पास है 15 ओम, और थोड़ा सा हम स्टेप वाइज अगर चलें तो दिस इज गोइंग टू बी योर 10 + 20 ओम विच इज 30 ओम. अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, वी हैव सॉर्ट ऑफ लॉस्ट दिस नोड. ये जो V out वाला नोड था ना, क्योंकि ये नोड अगर नहीं है तो फिर V out फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है. यानी आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते और DMM लगा के उसको फाइंड भी नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे आपने एक ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाया ये वाला, उसमें 10 ओम लगाया हुआ है, 20 ओम लगाया हुआ है, और फिर हम कहते हैं यार 10 ओम और 20 ओम को निकाल के फेंकते हैं और 30 ओम लगा देते हैं. तो हमने 30 ओम लगा दिया. अब हमने in doing so what we have done is that we have lost access to this node.
मतलब अब इसके ऊपर आप DMM नहीं लगा सकते। और इसी तरह से क्योंकि आपने इस तरह इसको सर्किट को ड्रॉ कर लिया एक दफ़ा, तो फिर आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते वी आउट क्या है। लेकिन ये काम हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है, हमने एक एक्सप्रेशन फॉर वी आउट पहले निकाल के कहीं संभाल के रख लिया है। तो वी डोंट रियली केयर कि अगर वी आउट वाला जो नोड है, ये वाला जो नोड, ये अगर लूज हो भी जाता है तो इट डजेंट रियली मैटर, बिकॉज हमने आगे चलना है एंड वी नीड टू फाइंड V2। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया 30 ओम, ये हो गया 15 ओम। ये अब हम स्टेप वाइज थोड़ा सा अगर चलें, और ये जो नोड है ना, विच इज अ नोड दैट इज नाउ शेयर्ड बाय द 15 ओम रेजिस्टेंस एंड द 30 ओम रेजिस्टेंस, इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज है उसको हम कह रहे हैं V2, बिकॉज इट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस नोड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें, मजीद सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 18 वोल्ट्स, ये आपका रेजिस्टेंस है 30 ओम, और ये एक कॉम्बिनेशन है, दिस इज बेसिकली योर 30 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस कॉम्बिनेशन इज बेसिकली 15 इन पैरेलल विद 30, विच कम्स आउट टू बी 10 ओम्स। ठीक है, और ये जो नोड था ये वाला, इसके ऊपर हमने फाइंड करना है V2। अब ये क्लासिक वोल्टेज डिवाइडर का एग्जांपल है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी कम टू द कंक्लूजन कि V2 comes out to be 4.5 volts because V2 is simply 10 into 18 divided by 10 plus 30, जो ये फॉर्मूला यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो हमें V2 मिल जाएगा। जब V2 मिल जाएगा तो वी ओनली नीड टू प्लग इट इनटू दिस इक्वेशन विच वी हैव नेम्ड इक्वेशन 1 एंड कॉन्सिक्वेंटली वी विल गेट V out। ठीक है, अब होपफुली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वेलकम। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह से इसी तरीके का एक प्रॉब्लम है करंट डिवाइडर का, उसको भी हम देख लेते हैं, इन द सेंस कि उसके अंदर एक इटरेटिव करंट डिवाइडर रूल लगाना है। अच्छा, इसके अंदर वी नीड टू फाइंड I out इन दिस सर्किट। I out इज बेसिकली द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, मिसाल के तौर पे हमें ये भी नहीं पता था कि ये I2.8 लेबल गिवन है। हमने खुद से क्या किया, एक यहाँ पे लेबल बनाया I2.8। क्यों बनाया? क्योंकि करंट डिवाइडर, अज्यूम वी ओनली हैव वन टूल अवेलेबल टू अस, दैट इज द करंट डिवाइडर। अब जब आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा ना, तो इस सर्किट को टैकल करने के लिए आपके पास और बहुत सारे टेक्निक्स होंगे, लेकिन अभी फिलहाल अज्यूम करें हमारे पास सिर्फ करंट डिवाइडर है। तो हमने कहा कि जो 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, राइट वर्ड, दैट इज 2 ओम, एंड ऑब्वियसली इट हैज व्हेन इट comes at this node, when this current reaches this node, so it is obviously going to divide between the 3 ohm resistor and I naught, and I naught is the one that we are after। ठीक है, I naught हमने फाइंड करना है। तो I naught का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, into 3 divided by 3 plus 2, यही आता है बाय सिंपल करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, इसका जो एक यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी 0.6 I2.8, दिस इज योर I naught। इसके ऊपर हम एक डब्बा बनाते हैं। ठीक है, एक डब्बा बना लेते हैं, और उस डब्बे को, इस इक्वेशन को नंबर कर देते हैं 1, क्योंकि वी विल कम बैक टू दिस इक्वेशन वंस वी हैव फाउंड I2.8। ठीक है, नाउ आवर ऑब्जेक्टिव बिकम्स टू फाइंड I2.8, वी नीड टू फाइंड I2.8 नाउ। ठीक है, I2.8 कैसे फाइंड हो सकता है? बाय रियलाइजिंग कि देखें ये भी एक नोड है, और इस नोड के अंदर करंट आ रहा है। ठीक है, जो टोटल करंट आ रहा है वो है 6 एम्पियर्स। ठीक है, और उसने डिवाइड होना है बिटवीन द 20 ओम रेजिस्टर एंड एवरीथिंग दैट इज टू द राइट ऑफ दिस नोड, not just the 2 ohm resistor, but everything that is to the right of this node, which includes the 2.8 resistor as well as the 2.8 resistor in series with the 3 ohm, uh, in series with the parallel combination of the 3 and 2 ohm resistors। In other words, इसको अगर हम redraw करें, so this is your 6 ampere source। ठीक है, this is your 20 ohm resistor, ये आपके पास 2 ohm resistor है, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। 3 ohm in parallel with 2 ohm gives you 1.2 ohms। ठीक है, this is 2 ohm and this is 20 ohm। ठीक है, अब 2.8 और 1.2 को अगर हम कंबाइन कर भी दें, even then we would not have lost the current I2.8 because now 2.8 ohm resistor and the 1.2 ohm resistor are clearly in series with each other। तो जितना करंट I2.8 है, यानी I2.8 इस करंट को हमने कहा हुआ है, इसको नाम दिया हुआ है I2.8, लेबल दिया हुआ है, तो ये जितना करंट इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है उतना ही करंट 1.2 के थ्रू भी फ्लो हो रहा है, बिकॉज दीज आर इन सीरीज, राइट? बिकॉज नाउ दिस नोड इज नो लॉन्गर एन एसेंशियल नोड, इट्स अ सिंपल नोड। तो 2.8 प्लस 1.2 को हम सीरीज में कंबाइन कर लेते हैं। सो दिस इज योर 20 ओम रेजिस्टर एंड बेसिकली योर 2.8 प्लस 1.2 इज यानी इट्स योर 4 ओम रेजिस्टर,
एंड यहाँ पे आपका जो करंट आ रहा है वो 6 एम्पियर का सोर्स है, ठीक है, 6 एम्पियर्स, ठीक हो गया। नाउ 6 एम्पियर हैज टू डिवाइड बिटवीन I2.8, दिस करंट इज स्टिल I2.8, ठीक है। तो अब I2.8 के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आता है, बिकॉज हमने सारी सर्किट रिडक्शन इजीली कर ली है। हम न्यूमरेटर में वो वाला रजिस्टर रखेंगे जिसके थ्रू हम करंट फाइंड नहीं कर रहे, करंट रखेंगे 6 एम्पियर्स डिवाइडेड बाय 20 प्लस वो वाला रजिस्टर जिसके थ्रू हम करंट फाइंड कर रहे हैं, विच इज 4. So 20 divided by 24 into 6, this sort of gives you 5 amperes. So I2.8 comes out to be 5 amperes. ठीक है, आप चाहें तो इसको इक्वेशन 2 कह दें, और उसके बाद आप क्या करें, आप बताएं कि we plug in the value of I2.8 from equation 2 into equation 1 in order to find I out to be equal to 3 amperes. ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस प्रॉब्लम? ठीक है, चलें, वेरी गुड।